2018 में जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, देश की किसी भी संस्था द्वारा दी गई टिप्पणी को, उसके द्वारा दिए गए अध्ययन रिपोर्ट को अस्वीकार करने के बाद में भी जब वो अनर्गल आरोप लगाते रहे, सुप्रीम कोर्ट की करारी टिप्पणी के बाद उन्होंने माफ़ी मांग करके और अपने आप को बचाया था। लेकिन हमको याद करना होगा कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भविष्य में आपको इस तरह की गलतियां करने से बचना चाहिए। ऐसा अगर केवल एक ही बार हुआ होता तो शायद देश उन्हें माफ कर सकता था, लेकिन हर बार की गई गलती से बड़ी गलती अगली बार करना, और इस बार तो जब हद हो गई कि न्यायालय द्वारा माफी मांगने का मौका दिए जाने के बावजूद भी वो अहंकार में इतना डूबे थे कि उन्होंने माफी मांगना भी अपना अपमान समझा। न्यायालय के द्वारा मौका दिया जाने के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने उस मौके का अनादर किया, न्यायपालिका द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद में कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेताओं ने जिस तरह से न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायाधीश की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए जिस तरह के अनर्गल बयान किए, ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेता, उनका न संविधान में, न संविधान की संस्थाओं में और न न्यायपालिका में ही किसी तरह का विश्वास बचा है। कि निश्चित रूप से उनके अहंकार के साथ साथ में वो अपने आप को क्लास अपार्ट जिस तरह से समझते हैं, गांधी परिवार अपने आप को व्यवस्थाओं से, संविधान से ऊपर जिस तरह से समझता है, ये एक बार फिर परिलक्षित हुआ है। गांधी परिवार के ही नुमाइंदे जिस तरह से परिवार भक्ति में आगे बढ़ चढ़ करके टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, प्रमोद तिवारी जी जिनको अभी हाल ही में लोकसभा राज्यसभा की सदस्यता देकर के पुरस्कृत किया गया है, उन्होंने तो पराकाष्ठा यहां तक कर दी कि भारत में गांधी परिवार के लिए एक अलग कानून होना चाहिए। उनको सामान्य कानून के तहत, देश के सभी नागरिकों के लिए जो कानून लागू है, उस कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मैं ये मानता हूं कि इस तरह की टिप्पणियां करके उन्होंने न केवल संविधान का अपमान किया है, संविधान की संस्थाओं का अपमान किया है, अपितु जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता लोकतंत्र को खतरे में होने की दुहाई देकर के चौराहों पर भाषण देते हैं, उस पार्टी के नेताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी अपमान किया है। हम सब ने देखा कि किस तरह से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जब चेयरमैन ने उन्हें अपने कक्ष में आकर के बातचीत करने के लिए अनुरोध किया, निमंत्रण किया, तब उस सदन के पीठाधीश को, सदन के चेयरमैन को, जो भारत का उपमाननीय उपराष्ट्रपति भी है, उससे कुर्सी पर बैठे बैठे उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे, और न केवल चेयर की अपितु संविधान प्रदत्त व्यवस्था की भी अवमानना उन्होंने की। ठीक इसी तरह से इस घटना के बाद में जयराम रमेश जी ने ट्वीट करते हुए जो कहा और अपने ट्वीट में लिखा कि ही इज ए चेयर लीडर, मैं मानता हूं कि इससे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था पर हमला शायद कभी
और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस सत्ता दल बीजेपी पर हमलावर है। बता दें कि राजघाट पर कांग्रेस अध्यक्ष और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सत्याग्रह किया है और सत्याग्रह के जरिए विरोध प्रदर्शित किया गया और आज संसद में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पार्टी के सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, ये वो आपको सुनवाएंगे। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के मेरे दोस्तों और पार्लियामेंट के सभी सदस्यों मित्रों, पहला तो मैं सभी पार्टी के नेताओं को, जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और इम्पोर्टेंट लीडर्स भी जो है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल जोरदार तरीके से हमारा समर्थन किया। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था, उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है और उन्होंने राहुल गांधी जी के इसके लिए सभी लोग ने डिफेंड करके और उनके बारे में अपनी बात जो बताई, इसलिए मैं उनको पुनः यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लगातार कांग्रेस को घेरने के बाद अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दिया है। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे सावरकर को लेकर कांग्रेस के खिलाफ बोलते तो हैं, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन भी करते हैं। देश देख रहा है। साथ ही उन्होंने अतीक अहमद को लेकर कहा कि अपराधियों में योगी का खौफ है, सभी को योगी फोबिया हो गया है। योगी जी का खौफ है, जिसके कारण उसमें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे राज्य में उत्तर प्रदेश में किसी बदमाशों का, किसी गुंडों का, किसी ऐसे माफियाओं का गुजारा नहीं, और इसी खौफ के कारण योगी फोबिया हो गया है, क्रिमिनलों में डर का। ये उनका मुद्दा है, देश देख रहा है। जो सावरकर को गाली दे रहे हैं, उद्धव जी उसके साथ बैठे हैं, बोलने से नहीं होता है। उद्धव जितना सावरकर के त्याग तपस्या को गालियां दी जा रही है और ये गठबंधन कर रहे हैं महाअघाड़ी। और सावरकर पर राहुल के बयान के बाद शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। पहले उद्धव ठाकरे और अब संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि यह बात वार्निंग की नहीं है, हमने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। वीर सावरकर राज्य के लिए, हमारे लिए और देश के लिए एक श्रद्धा का विषय है और हमेशा ही रहेंगे। वीर सावरकर ने जिस तरीके से देश के लिए काला पानी की सजा को स्वीकार किया है और 14 साल जेल में रहे, यह आसान बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें पता है, क्योंकि हम भी जेल की सजा काट कर आए हैं। अब वो व्यक्ति जिंदा नहीं है। अपनी बात रखने के लिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस तरह से कीचड़ उछालेंगे तो राज्य की जनता आपको करारा जवाब दे सकती है। स्पष्ट केले। माझी अनेकदा राहुल गांधी यांच्याविषयी या संदर्भात चर्चाही झालेली आहे। त्यानंतर त्यांचे जे ज्येष्ठ नेते आहेत
त्यांच्याशी माझी चर्चा होते. 4 दिवसापूर्वीच मी जयराम रमेश यांच्याशी या विषयावर बोललो की तो आमचा श्रद्धेचा विषय आहे, वीर सावरकर. आणि महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना विचारा तुम्ही, महाराष्ट्रामध्ये हा महाराष्ट्र वीर सावरकरांचा अशा प्रकारचा जो अपमान आहे प्रकार, त्यांना माफीवीर म्हणणं किंवा इतर काही गोष्टी त्यांचा उल्लेख करणं हे महाराष्ट्र कधी स्वीकारणार नाही. कारण आम्ही सदैव आमच्या बालपणापासून अनेक पिढ्या सावरकरांपासून प्रेरणा घेत आम्ही लढाईला उतरलेलो आहोत. काल माननीय उद्धवजींनी जाहीर सभेत मालेगावच्या स्पष्ट केलं, आज सामनातून सुद्धा भूमिका स्पष्ट केली. आणि मला असं वाटतं की मी दिल्लीत जाणार आहे आज, 1-2 दिवसात मी राहुल गांधींची भेट घेऊन. और आदिशक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी की नवरात्रि में 9 रूपों की आराधना की जाती है। आदिशक्ति का 6वें दिन सिंह पर सवार 4 भुजा वाली माता कात्यायनी के रूप में पूजन किया जाता है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला माना जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। जैसा कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि जो भक्त हैं देवी के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान होती हैं। मां कात्यायनी का ये स्वरूप जो है उसे देखने के लिए, उसके दर्शन के लिए भक्त दूर दराज से मंदिरों में पहुंचते हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देने वाली होती हैं। कहा जाता है कि इनका एक हाथ अभय मुद्रा में होता है और दूसरा हाथ वर मुद्रा में, अन्य हाथों में तलवार और कमल का फूल होता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का कात्यायनी स्वरूप सभी के लिए आराध्य है। और बहुत सौभाग्य के साथ हमें दर्शन करने का मौका मिला और यहाँ का वातावरण देखकर, माहौल देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद श्रीवचनों से इतना कायाकल्प बदल गया है। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम दशाश्वमेध निवासी विश्वनाथ जी मंदिर धाम से हम भी आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा आप देख सकते हैं सभी श्रद्धालु बड़े अच्छे जो कि मैं यहाँ पे दर्शन करने आया हूँ। वाकई में नज़ारा तो काशी विश्वनाथ के तरह ही लग रहा है। हमें वाकई में लग रहा है कि यहाँ पे जैसे लग रहा है कि विश्वनाथ मंदिर से कुछ भव्य ही विंध्यवासिनी का दरबार जो कि तैयार होने वाला है। अच्छा ही आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितना अच्छा नज़ारा है काफ़ी लोगों का, बहुत ही अच्छा। आज नवरात्र का 6वां दिन, षष्ठम कात्यायनी तिथि। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन कात्यायनी के रूप में करते हैं। पुराणों में आया है कि चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। यह महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। ये वही देवी हैं जो कि आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर के और आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी, अष्टमी, नवमी को कात्यायन ऋषि के पूजन को ग्रहण की थी, स्वीकार की थी और दशमी को महिषासुर का वध की थी। भगवती का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है और गुलाबी वस्त्र को धारण की हुई है, सिंह पे सवार है, चतुर्भुजा है। आज जो अपने घर में ईशान कोण में जहाँ कलश की स्थापना भक्त किए हैं वह माता का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद शहद का और अनार के फल का भोग लगावें। ओम ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै। मलाड से खबर है जहां पर आयोजित किए गए मन की बात कार्यक्रम में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के नेता कृपा शंकर सिंह ने उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के मालेगांव की सभा में लगाए गए उर्दू बैनर पर कहा गया कि बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे, लेकिन उद्धव ठाकरे उर्दू सम्राट हो गए हैं। कृपा शंकर सिंह ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, लेकिन मुझे लगा कि वो भी हिंदू हृदय सम्राट होंगे, लेकिन अब उद्धव ठाकरे उर्दू सम्राट हो गए हैं। आश्चर्य वाटतात, कारण राजकारणामध्ये एवढा फार समीपन काम करत आलो
एखाद्या विचाराचं पार्टी असतात, एखादा आयडिओलॉजी विचार. शिवसेनाची आयडिओलॉजी आम्हाला त्यावेळी पण समजली नव्हती. आणि आज स्वर्गीय बाळासाहेब, ज्यांना आम्ही सगळे लोकांनी हिंदू हृदय समाज बोलायचे, आज उर्दूचं बॅनर लावून जनाब उद्धव ठाकरे साहेबांनी उर्दू हृदय सम्राट झाले, त्यांचा अभिनंदन. तर त्या पक्षामध्ये मी जगलो, त्या पक्षाच्या नावाने माझ्या राजकारण आहेत, त्या पक्षाचे कारण आमची एक मतलब आयडेंटिफिकेशन आहे. आज मी त्या पक्षाबरोबर बोलायची गरज नाही, कारण बहुत मोठे लोक आहेत, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, त्यांच्याबद्दल बोलायचे इतर लोक बोलतील. पण एवढंच माझी एक सल्ला पण देऊ शकत नाही आहे, पण एवढा मी एक सांगू शकतो, माझ्या मनात आज मन की बात आहे, माझ्या मनात जे आला. बरेली से खबर है, जहां जेल से सुबह निकला माफिया डॉन अशरफ रायबरेली होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा. रायबरेली की सीमा में उसका काफिला पहुंचे उससे पहले ही यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. साथ ही बजरवा टोल प्लाजा से लेकर कुंडा तक हर नाके पर वाहनों की गहन चेकिंग की जा रही है. संभावना ये भी जताई जा रही है कि दोपहर 2 से 3 बजे के बीच रायबरेली की सीमा में ये काफिला पहुंचा और इसी के तहत प्रयागराज लखनऊ के जिले में पड़ने वाली लगभग 100 किलोमीटर की सीमा में गहन छानबीन जारी है. और प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का रैंक भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेन पहुंची है और ये रानी कमलापति स्टेशन से शुरू होकर नई दिल्ली तक जाएगी. ये ट्रेन RKMP से नई दिल्ली तक करीब 91.35 की एवरेज स्पीड से चलकर 7.45 घंटे में नई दिल्ली पहुंचेगी. और अब खबर नर्मदापुरम से है, जहां पर जिले के पिपरिया में खबर सामने आई. 2 दिन पहले ही सांडिया के समीप नर्मदा नदी में पिपरिया निवासी सचिन शर्मा और सांडिया के महेश पटेल के साथ मारपीट की गई थी और अब बरेली थाने में छोटा प्रकरण दर्ज कराया गया. सचिन शर्मा सोशल वर्कर के साथ सोशल मीडिया यूट्यूबर पर भी हैं और अब इस मामले में पिपरिया के पत्रकारों ने जांच कर कार्रवाई की मांग करते हुए तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि मां नर्मदा का सांडिया घाट नर्मदापुरम जिले में आता है और यहां पर हो रहे अवैध उत्खनन पर पिपरिया के समाजसेवी सचिन शर्मा और मां रेवा भक्त महेश पटेल पर मार्च के महीने में नर्मदा नदी में अवैध रेत उत्खनन का लाइव वीडियो चलाया गया था, लेकिन तभी उन पर रेत माफियाओं के 40 से 50 गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया. उन्हें बांधकर बर्बरता के साथ पीटा गया और अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर झूठे प्रकरण में मामला दर्ज कराया गया. और आपको बता दें कि रायसेन जिले के बरेली थाने में ये प्रकरण दर्ज कराया गया था. बहुत कम मौके होते हैं जब पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाता है. अपनी ड्यूटी को मेहनत और ईमानदारी से करने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित किए गए हैं. खबर भोपाल से है, जहां पर स्टेट पुलिस सर्विस पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन भोपाल का 38वां वार्षिक वरिष्ठ सदस्य और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में 75 साल की उम्र के पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है. तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीजीपी सुधीर सक्सेना समेत आला अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष केवी शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम हमने पुलिसकर्मियों के बच्चों को सम्मान समारोह में शामिल किया और ये वो बच्चे हैं जो कि 10वीं और 12वीं में 95% नंबर लेकर आए हैं. दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन लोगों का सम्मान मेरे हाथों कराया जा रहा है, मुझे ऐसा लगा कि मेरा सम्मान हो रहा है कि मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ. जो शख्सियत रही है, जो उनका कार्य रहा है मध्य प्रदेश पुलिस में, वो कौन नहीं जानता. बजाज के साथ हम लोग जब नौकरी ज्वाइन किए थे तो उनके पास इतने सारी इंफॉर्मेशन रहती थी कि हम लोगों को समझ आता कि कैसे सीखे इनसे इतना सब कुछ. मतलब कौन कौन सी गैंग पूरे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ एक्टिव रही है, कब कब एक्टिव रही है, कैसे कैसे उनकी मोडस ऑपरेंडी थी और पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन शुक्ल साहब के पास रहती थी. और म्यूजिक में उनका विशेष ध्यान रहता है शुक्ल साहब का, बैंड को लेके और के लिए मुझे एडवाइस करते रहते हैं अक्सर. अत्री साहब का तो सब जानते हैं कि उनका इंटेलेक्चुअल जो बेंट ऑफ माइंड है और उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जो उन्होंने सीख दी है लोगों को,
सब लोग हमने सर ये निश्चित किया है कि अगर हमारी वित्तीय स्थिति ने हमको परमिट किया तो हम अभी तक जो 75 साल के सम्मानित वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित करते थे, हम 75 के बाद जिन्होंने 80 पूर्ण किया उनको भी सम्मानित करेंगे, 85 पर भी सम्मानित करेंगे और सर 90 के बाद हम हर साल सम्मानित करेंगे। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम की, इस संस्था की बैठकों को मनोरंजक बनाने के लिए चाहे तो गेम्स हो, चाहे सॉन्ग्स हो या डांस हो, जो हमारे सदस्य इस विधा में रुचि रखते हैं या जिनकी पारंगतता है। अनेक बार ऐसा होता है कि पुलिस की नौकरी से पहले आदमी की कुछ अभिरुचियां थीं, लेकिन पुलिस की नौकरी में आने के बाद वो सारा उसकी रुचियों का आसमान पुलिस की सेवा ने घेर लिया और सेवानिवृत्त होने के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि कमलनाथ ने वचन तो निभाया नहीं था, तो वो वचन के पक्के कहां से हो गए। जहां व्यक्तिगत मामला होता है वहां वो वचन के पक्के ही होते हैं। और वहीं दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिग्विजय और राहुल गांधी ने गुरु चेला हैं, ये दोनों आपस में गुरु चेले की भूमिका में हैं। और राहुल ने दिल्ली में और दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर में मीडिया का अपमान किया है। कुछ नहीं मिलता तो गोदी मीडिया कहने लगते हैं। कमलनाथ जी अभी तक क्यों नहीं गए? दिग्विजय सिंह जी एक हाथ खेत पे क्यों नहीं गए? अरे जैसे पाखंड करते हैं वैसे ही कोई पाखंड कर दिया होता किसी नेता ने, बड़े ने। हमारे मुख्यमंत्री तो गांव गांव घूम रहे, खेत खेत घूम रहे, डगर डगर घूम रहे, ओले की क्षति देख रहे हैं और स्पष्ट आदेश कर दिया है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।